देखिए इस वीडियो में हमने पूरे प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 तीनों प्रश्नावली से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखिए 9 बता चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे आगे। 10 क्वेश्चन बताने के बाद हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको पूरी तरह से इस चैप्टर को एकदम मक्खन कर चुके हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार से कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो रहा है, प्रश्न लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। तो जाइए सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2 और 3.3 इन तीनों के हम कुछ सवाल को बताएंगे। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जितनी भी है सवाल का मेथड और जितना भी टाइप का सवाल बनता है सब कुछ बता दिए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम उस मेथड से जितने भी सवाल बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करा दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको देखकर जितने भी क्वेश्चन बचेंगे आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ दिया है देखिए, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। जो चीज़ पूछा है पहले उसको मानेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल का है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। देखिए पहला शर्त में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल है तो हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम है तो हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना होगा 50। यहाँ से आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम तो हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस समीकरण को हम किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि, यही दोनों विधि हम ज़्यादातर लगाएंगे। ग्राफ वाले विधि से निकाल सकते हैं लेकिन वो और बड़ा चल जाएगा। तो देखिए अब हम इसको विलोपन विधि से बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या कर रहे थे, किसी एक को इक्वल कर रहे थे। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। करेंगे क्या, किसी एक को, चाहे x वाले चर को चाहे y वाले चर को, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इक्वल कर रहे हैं x वाले को। तो देखिए
इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का और इसमें करेंगे 5 का। तो हम शॉर्ट में लिख देते, देखिए समीकरण एक में 7 एवं समीकरण दो में 5 से गुणा करने पर समीकरण एक में 7 से, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 35x प्लस 49y, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा 7 का तो हो जाएगा 350। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है। जब 5 से गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35x प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25y इक्वल टू 46 × 5 कितना होता है, देखिए 6 × 5 = 30, 3 5 × 4 = 20, 3 23, 230। समीकरण नंबर 4। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे कि जब कोई भी एक चर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी प्लस चिन्ह, यहाँ भी प्लस चिन्ह। जब दोनों जगह का चिन्ह समान तो लगाएंगे घटाने पर। तो समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4। तो जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 35 में से 35 घटाएंगे तो 0। 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24y इक्वल टू 350 में से 230 घटाना है तो देखिए 0 2 120। y का मान आ गया यहाँ से 5। y का मान कितना आया, 5। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर। जब समीकरण नंबर 1 में y का मान पुट करेंगे तो समीकरण नंबर 1 यहाँ है, देखिए 5x प्लस 7y इक्वल 50। समीकरण नंबर 1 है तो y का मान कितना है, 5। 5 को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5x प्लस 7, 5 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 50। फिर देखिए 5x इक्वल टू, ये 50 है तो 50 को यहीं रहने देंगे, 7 × 5 होगा 35, यहाँ प्लस 35 है तो ट्रांसफर करेंगे 75 तो कितना आएगा, -35। यहाँ से आ गया -35। अब यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 50 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 15। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, 3। तो अब इतना जब x और y का मान निकल जाएगा तो नीचे एक लाइन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिख देंगे, अतः एक पेंसिल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए लिखेंगे क्या, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम x रुपये माने थे और x का वैल्यू आया है 3, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य, कलम के मूल्य को y माने थे तो y का वैल्यू आया है 5, तो लिख देंगे 5 रुपये है। ठीक, इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा है। जो चीज़ पूछेगा, देखिए यहाँ पर एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछा है, तो जो चीज़ पूछेगा पहले उसको x और y मान लेंगे। x और y मानने के बाद समीकरण, देखिए जो भी सवाल रहेगा उसमें 2 कंडीशन बनता हुआ नजर आएगा। दोनों कंडीशन से 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए इन दोनों समीकरण में हमको करना क्या है, पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का तुलना करके बताइए कि अगर इसको ग्राफ में खींचा जाए तो इनका जो रेखा होगा वो कैसा प्राप्त होगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा कि
संपाती होगा। ये तीनों प्रकार के रेखा में से कौन सा रेखा होगा? तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम बताए थे शुरू में ही कि अगर 1 और 2 जब जितने भी समीकरण रहेंगे तो जब इनके मानक रूप से तुलना करेंगे तो पहला रहेगा तो A1 हो जाएगा B1 C1, दूसरा रहेगा तो A2 B2 C2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से अगर इसको हम तुलना करें पहले वाले को, तो यहाँ से देखिए A1 का मान आएगा 5, B1 का मान आएगा -4, C1 का मान आ जाएगा 8। इसी प्रकार A2 का मान आएगा 7, B2 का आएगा 6 और C2 का आएगा -9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार A1/A2 निकालेंगे। देखिए A1/A2, यहाँ से A1/A2 का मान आएगा 5/7। इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे, इसका मान आएगा -4/6। C1/C2 निकालेंगे तो आएगा देखिए 8/-9, चूँकि माइनस नीचे है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, -8/9। तीनों जगह से देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 आ गया। अब क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 के बराबर है कि नहीं, पहले तो A देखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि देखिए A1/A2 का मान है 5/7, B1/B2 का है -4/6। तो ये दोनों मान इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एक किस चीज़ का प्रतिबंध है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, एक किस चीज़ का प्रतिबंध है। तो इसको अगर हम देखें तो A है प्रतिच्छेदी बिंदु का, एक किसका है, प्रतिच्छेदी बिंदु का। तो यहाँ से लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसलिए इन दोनों रेखाओं से जो ग्राफ में हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये इतना हो गया। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट है। इसमें कह रहा है वही चीज़ इसमें भी निकालना है कि कैसा रेखा प्राप्त होगा। तो सेम काम वही करेंगे। देखिए A1 बराबर हो जाएगा 9, B1 बराबर हो जाएगा 3, C1 बराबर हो जाएगा 12, A2 बराबर हो जाएगा 18, B2 बराबर हो जाएगा 6, C2 बराबर हो जाएगा 24। इतना करने के बाद देखिए A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 9/18, इसको काट देंगे तो 1/2 आएगा। B1/B2 3/6, काटेंगे तो 1/2। देखिए A1/A2 निकल गया, B1/B2। इसी प्रकार C1/C2 निकालेंगे तो आ जाएगा 12/24, यहाँ से आएगा 1/2। अब देखिए चूँकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों का मान आपस में बराबर है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों का मान एक दूसरे के बराबर है। लिखेंगे देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में क्या है, इक्वल है। और ये इक्वल किस चीज़ का कंडीशन है, संपाती रेखा का। तो लिख देंगे अतः रेखाएं क्या होंगी, अतः संपाती रेखा प्राप्त होगी। देखिए इस तरह से अगर कोई भी सवाल आता है, दो समीकरण देकर उससे ये पूछा जाए कि किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, तो सेम काम यही करेंगे। इसके स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान निकलेगा, उससे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद तीनों का आपस में देख लेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जिस प्रतिबंध को सेटिस्फाइड करेगा उसी के अनुसार रेखा प्राप्त होगी। ठीक, ये हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि इन दोनों समीकरण को देखकर हमें ये बताना है कि आपस में ये दोनों समीकरण संगत हैं कि असंगत, संगत या फिर
असंगत। तो करेंगे क्या, देखिए पहले वाले को बता रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा वाला। तो पहले वाले को देखिए, संगत या असंगत बताने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों रेखाओं से हमें किस प्रकार का ग्राफ में आकृति प्राप्त हो रही है, उसके बाद से हम देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलना करेंगे, उसके बाद इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ A1 बराबर, देखिए अगर देखा जाए तो 3, B1 बराबर 2। यहाँ से हम थोड़ा सा बता दें आप लोग को, देखिए जब इसके हम स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपैरिजन करते हैं तो उसका होता है, देखिए AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इस प्रकार होता है। और यहाँ पर क्या है, 3X प्लस 2Y इक्वल टू 5। देखिए 5 जो है इक्वल के इस साइड है और यहाँ पर C इक्वल के इस साइड है, तो इसलिए यहाँ पर C1 का मान हो जाएगा -5। इसी प्रकार जब दूसरे का निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा A2 इक्वल टू 2, B2 आ जाएगा -3 और C2 आ जाएगा -7। इस प्रकार इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो हो जाएगा देखिए A1/A2 3/2, B1/B2 -2/3, C1/C2। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, आ जाएगा 5/7। अब देखिए यहाँ से A1/A2 है 3/2, B1/B2 है -2/3। दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका कंडीशन होगा, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इतना जब यहाँ से मिल गया तो हम करें, देखिए अगर दोनों इक्वल होता तब तो हम C1 वाले के पास जाते हैं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हमको C1 वाले के पास क्या है, हमको नहीं जाना है। हम यहीं से क्या करेंगे, इसका नहीं बना लेंगे। देखिए जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका कंडीशन होता है कि क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। प्रतिच्छेदी, अगर हम बताए थे कि अगर कहीं भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो क्या होती हैं, संगत होती हैं। तो यहाँ से लिख देंगे अतः क्या है, अतः यह संगत है, संगत है। ठीक, इसी प्रकार अब हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरे में क्या, देखिए A1 आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा -3, C1 आ जाएगा -8। देखिए माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस C इधर है, इसको हम इधर ले आ सकते हैं, तो लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर आ जाएगा, देखिए A2 बराबर है 4, B2 का मान है -6 और C2 है -9। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ निकालेंगे अनुपात। तो A1/A2 का मान आएगा 2/4। यहाँ से काटेंगे तो 1/2। A1/A2 अनुपात निकालें। इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 का मान -3 -6, तो काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। इस तरह देखिए क्या हुआ, A1/A2 निकल गया, B1/B2 निकल गया। दोनों निकलने के बाद C1/C2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आएगा -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, तो 8/9। अब देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 8/9। मैच नहीं ना है, नहीं। तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस चीज़ का प्रतिबंध है, अगर नहीं याद है तो जाइए पहले पिछला वीडियो देखिए। आप लोग जितना भी हम प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको पहले देखते आइए, तभी ये सवाल होगा। क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें सवाल का वीडियो है, सब सवाल के बारे में बताया जा रहा है। तो हम बता दे रहे हैं, देखिए ये जो है समांतर रेखा का प्रतिबंध है। और समांतर रेखा में होता क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो कौन सा होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। देखिए इस तरह से हो गया। तो यहाँ से संगत निकला, यहाँ से असंगत निकला। इस तरह के प्रश्न में आप लोग को जो भी रहेगा उसको देख कर लीजिएगा। देखिए तो तीसरा प्रश्न था। चलिए अब हम शुरू करते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमा होगी।
देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक क्या चीज़ है, आयत है, आयताकार है ना। तो पहले हम जानते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए एक आयताकार, आयत में हो गया ये लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई बी, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ बनना है, एक तो स्वतंत्र है और एक क्या है, आश्रित है। तो यहाँ पर जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर हम चौड़ाई को क्या कहेंगे, स्वतंत्र है। क्यों है, क्योंकि चौड़ाई को हम जो भी मानेंगे लंबाई उससे 4 अधिक होगा। तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए माना आयताकार बाग की चौड़ाई, तो लिख देंगे सीधे माना चौड़ाई इक्वल टू कितना है, x मीटर। चौड़ाई कितना है, x मीटर। अगर चौड़ाई x है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, अगर चौड़ाई x हुआ तो लंबाई देखिए हो जाएगा, लंबाई बराबर, लंबाई क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 4 होगी। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 4 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब उसके आगे देखिए, का अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप 36 है। तो पहले हमें जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप होता है 2l प्लस b, लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्ध परिमाप है तो लिख देंगे अर्ध परिमाप। यहाँ से अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, जब आधा करेंगे तो 2 हट जाएगा, सीधे हो जाएगा l प्लस b। तो देखिए अर्ध परिमाप इक्वल टू हो गया l प्लस b। अर्ध परिमाप 36 है तो यहाँ पर हो जाएगा 36 इक्वल टू लंबाई है x प्लस 4 प्लस और चौड़ाई कितना है x। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए 36 इक्वल टू 2x प्लस 4, 36 यहाँ है, 2x प्लस 4 है तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। देखिए x का मान कितना आया 16। अब यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखिए अतः चौड़ाई कितना आया, अतः चौड़ाई x था तो x का मान आया 16, तो लिख देंगे 16 मीटर तथा लंबाई x प्लस 4 था तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या आ गया आंसर। यहाँ पर देखिए लंबाई कितना आया 20, चौड़ाई 16। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। देखिए इसमें क्या था, आयताकार भाग था जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक था, तो लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड था, तो इसलिए पहले चौड़ाई को x माने हैं। ठीक, ये था चौथा प्रश्न। देखिए अब इसके आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। देखिए प्रश्न दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न कौन सी है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भिन्न को कुछ मानना पड़ेगा। तो भिन्न मानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर भिन्न है तो भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, तो मानेंगे पहले। देखिए पहले क्या मानेंगे, माना अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, माना अंश x तथा हर y है, अंश x हर y है। अगर ये इतना पता चल गया तो यहाँ से हम कह देंगे कि भिन्न जो है वो कितना हो जाएगा x/y। भिन्न कितना है x/y। अब हम करेंगे क्या, देखिए इसमें भी 2 कंडीशन बनना है।
पहले में 2 जोड़ा जा रहा है और दूसरे कंडीशन में 3 जोड़ा जा रहा है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार देखिए पहला शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो देखिए अंश x + 2 हो जाएगा और हर y + 2 हो जाएगा, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। देखिए इतना निकल गया, 2 जोड़ने पर भिन्न कितना हो रहा है, 9/11। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, देखिए 11x - 9y = इधर 18 है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -4। समीकरण नंबर 1 इतना हो गया। देखिए पहले शर्त के अनुसार जब किए हैं तो अंश व हर दोनों में कितना जुड़ा है, 2। जब 2 को जोड़ रहे हैं तो भिन्न हो जा रहा है 9/11। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त, तो जब दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे तो दूसरी शर्त में करें कि यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, तो जब 3 जोड़ेंगे तो x + 3 y + 3 = कितना हो जाएगा, 5/6। 5/6। अब करेंगे क्या, इसी प्रकार जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं उसी तरह इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 6x + 18 = 5y + 15। इतना हो गया। अब इसको ले आएंगे इधर तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए 6x है -5y = इधर 15 है इधर 18, तो 15 में से जब 18 को घटाएंगे तो आएगा -3। अब हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए अब 2 समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन दोनों विध लगाएंगे, तो चूंकि विलोपन इस समय लगाने से बहुत फायदा रहता है, तुरंत हो जाता है। देखिए ये तो हो गया समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 को ले आते हैं। अब 1 को लाएंगे तो हो जाएगा 11x - 9y = -4। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए अब दोनों समीकरण हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब करेंगे क्या, चूंकि विलोपन है तो विलोपन में किसी एक को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिए समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि इसके इक्वल हो जाए। तो देखिए 5 अगर यहाँ पर है तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। यहाँ 9 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। तो समीकरण 2 में 9 एवं समीकरण नंबर 1 में 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब 2 में 9 से और 1 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 में 9 से तो हो जाएगा सीधे यहाँ पर हो जाएगा 54x - 45y = -27। समीकरण नंबर, देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे, और 1 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 55x - 45y = हो जाएगा -20। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मिल गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 4 माइनस समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस पहले से है, जब माइनस फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस। 54 में से 55 को घटाएंगे तो बचेगा -x। ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो छोड़िए, यहाँ पर काटिए, इक्वल टू -27 + 20 तो बचेगा कितना, -7। तो x की वैल्यू आ गया प्लस का 7, -x = -7। तो माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आया, 7। ठीक, इस प्रकार देखिए x का मान निकला। अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए
यक्स का मान, हाँ अब आ गया तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए ये सब जो है यहाँ से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो इसलिए इधर हमको ज़्यादा नहीं बताना है, हमको केवल यहाँ पर बताना है कंडीशन में। तो इसलिए ये सब तो आप लोग स्वयं कर लेंगे। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को यहाँ पर उतार लेंगे, तो है क्या 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। x का मान है 7 तो यहाँ से रखेंगे तो देखिए 11 मल्टीप्लाई 7 माइनस 9y इक्वल टू -4, -9y बराबर -4। देखिए 11 सतह होता है 77, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो -77, तो -77 हो गया। यहाँ से फिर आगे आएगा देखिए 9y इक्वल टू -81 और y बराबर हो जाएगा 9, माइनस माइनस कट गया 9 से 9 बार। x का मान आया 7, y का मान आया 9। तो अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे भिन्न हो जाएगा, भिन्न x बाई वाई था तो यहाँ से हो जाएगा 7/9। भिन्न कितना है 7/9। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमेशा इसी तरह से करेंगे। ठीक, ये तो था प्रश्न नंबर 5वां। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या है। देखिए 6वां प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या होती क्या है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या होता क्या है, पहले हम इसको बता दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए जैसे अगर हम काउंटिंग करते हुए जाएं तो काउंटिंग में हमें देखेंगे कि 9 तक होता है एक अंक की संख्या, उसके बाद जब 10 आता है तो वहाँ से होता है 2 अंकों की संख्या का शुरुआत। तो 2 अंकों की संख्या का शुरुआत होता है 10 से। तो देखिए 10 में मान लीजिए हम किसी भी अंक का मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए 2 का, 1 का, 3 का, 4 का, कुछ भी, तो 2 अंकों की संख्या देखिए यहाँ से 10 से शुरू होता है। अगर मान लो हम 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें और कुछ भी क्या करें ऐड करते, जैसे 1 से लेके 2, 3, 4 इस तरह कुछ भी ऐड कर दें, तो ये जो फॉर्मेट है किसका है, 2 अंकों की संख्या का। तो अब जैसे देखिए इसका हम एक कोई संख्या में देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते 10x प्लस वाई, इसे बोलते हैं 2 अंकों की संख्या। देखिए अगर x के जगह मान लीजिए हम कुछ भी कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कुछ भी रखें, अब ये नहीं एकदम बड़ा रख दे कि 3 अंक में पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं, छोटा अंक रखें अगर, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 10 में अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के नीचे ही रहना चाहिए, और ऐड करने पर, उसमें ऐड करने पर भी 100 के नीचे तक ही रहना चाहिए, ताकि 2 अंकों की संख्या रहे। तो 2 अंकों की संख्या का फॉर्मेट होता है 10x प्लस वाई। देखिए 10x प्लस वाई तो हम कह दें, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मान लीजिए हो गया, ठीक, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ठीक, तो पहले हमें जानते हैं कि 2 अंकों की अगर एक संख्या तो उसमें अंक क्या क्या है। ठीक, इसको जानेंगे। तो हम इसमें मानेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम मानेंगे, माना ये तो ठीक है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक कितना है, y है। देखिए दहाई का अंक x तो हो गया 10x, इकाई का अंक y तो हो गया यहाँ पर 10x प्लस वाई। जैसे मान लीजिए जो भी दहाई का अंक है वो कितना है x, और इकाई का अंक क्या है y। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस वाई, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। अभी तक तो हम इतना केवल सॉल्व किए,
एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जब इसमें अंकों को उलट देंगे, जैसे देखिए दहाई का जहाँ अंक है वहाँ हम इकाई का अंक कर दें, और जहाँ इकाई का अंक है वहाँ हम दहाई को कर दें। तो जब उलट देंगे तो क्या बनेगा, देखिए अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो जब अंकों को उलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। ऐसा क्यों? क्योंकि इकाई की जगह हो जाएगा दहाई और दहाई की जगह हो जाएगा इकाई, तो यहाँ से हो जाएगा 10y प्लस x। यहाँ तक हो गया। बनी संख्या का योग कह रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे योग करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ इस तरह लिखाएगा। देखिए 10x प्लस y, ये तो गया दो अंकों की संख्या। जब अंकों को उलट रहे हैं तो हो रहा है 10y प्लस x इक्वल है 66। ठीक, दो अंकों की एक संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ये तो हो गया। देखिए कंडीशन एक के अनुसार बनाए तो इतना हो गया 10x 1x 11x प्लस 10y प्लस y 11y इक्वल टू 66। अब देखिए एक चीज़ हम अभी तक लगभग नहीं बताए हैं, बता दे रहे हैं। देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर प्रत्येक जगह किसी अंक का गुणज हो तो उस अंक से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 11 का गुणज तीनों में है, तो 11 से हम इस समीकरण को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो लिख देंगे। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यहीं कर देते हैं। दूसरी शर्त कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि तुरंत लग जाएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 1 2, सीधे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह है, y वाला बराबर है ना, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए x जुट के हो जाएगा 2x, ये दोनों तो कैंसिल, इक्वल टू 8। x का मान आ गया 4, x का मान आ गया 4। तो अब इसी समीकरण में चाहे इस समीकरण में पुट करेंगे, तो 1 में पुट कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x का मान है 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इतना हो गया। अब देखिए हमको x और y का मान नहीं बताना है, हमको 2 अंकों की संख्या बताना है। तो लिखेंगे अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x, तो देखिए 10 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 10 का 4 में करेंगे तो 40 प्लस 2 कितना आएगा 42 आ गया। अब देखिए कहाँ गया, हाँ, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अगर हम अंकों को उलट दें तो देखिए 10 का यहाँ पर 2 में हो जाएगा और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से आएगा 24। देखिए इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, ऐसा अगर करें तो यहाँ से आएगा 24। दोनों को अगर जोड़ दें 42 और 24 को तो 66 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस मॉडल का एक तरह से और क्वेश्चन बनता है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़कर इसी तरह इकाई का अंक और दहाई का अंक उसमें भी पहले मान लेंगे, मानने के बाद 2 अंकों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद उलट देंगे। उसके बाद जो भी कंडीशन कहेगा, जैसे यहाँ योग का है, अंतर कह सकता है, मल्टीप्लाई कह सकता है, अधिक कह सकता है, कम कह सकता है, तो कुछ भी कहेगा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 6 है,
यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। प्राप्त संख्या पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है, इसमें बस क्या कहा है, कह रहा कि संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो सेम काम वही करेंगे। देखिए माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, दो अंकों की एक संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, उलटने पर हो जाएगा 10y प्लस x। अब लिखेंगे देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जब अंकों का योग है तो अब यहाँ लगाना चाहे तो लिख सकते हैं हम पहली शर्त के अनुसार। देखिए पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में बोल रहा है कि अंकों के योग जो है, अंक क्या क्या है, x प्लस वाई 6, समीकरण नंबर 1। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 क्या हुआ है, क्योंकि कह रहा है जो दो अंकों की संख्या उसमें जो अंक लगे हुए हैं अंकों का योग 6 है। अब उसके बाद दूसरी शर्त पे चलते हैं, तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। 18 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो पहले कितना था 10x प्लस वाई, ठीक, जब अंकों के क्रम को उलट दिए तो हो गया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब क्या कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या यहाँ मिल रही है, पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अगर 18 अधिक हो रहा है तो इसमें हम 18 अगर जोड़ दें, 18 क्या करें, इसमें जोड़ दें, 18 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अंकों के क्रम को अगर उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या यहाँ मिल रही है, पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अधिक होने का मतलब यह है कि 18 इसमें हम ऐड कर दें या तो इसमें से 18 हम घटा दें, बात वही पड़ेगा। तो सेम काम करें, चाहे इधर जोड़ दें चाहे इधर घटा दें, वो तो बात सेम पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 10x प्लस वाई, इन दोनों को इधर लाएंगे। इधर क्यों लाएंगे, इक्वेशन बनाने के लिए। माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18, यहाँ से हो जाएगा देखिए 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। इतना हो गया। 9 से इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, समीकरण 1 एवं 2 को, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, समीकरण नंबर 2। अब इधर तो बताना नहीं है, विलोपन विधि से क्या करेंगे, 1 एवं 2 को ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 2x इक्वल टू 6 और माइनस 2 आएगा 4, x का मान कितना आएगा 2, x का मान 2 आएगा। समीकरण 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ से कितना है 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, y का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 2, कितना आएगा 4। इतना जब आ गया, अब लिखेंगे दो अंकों की संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये होता है दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। इसको क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 24, ठीक, यहाँ से क्या निकल गया 24, इसका आंसर आ गया। दो अंकों की संख्या यहाँ से कितना निकला 24। तो देखिए एक क्वेश्चन और इसके पिछले वाला क्वेश्चन दोनों लगभग सेम था, इसलिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस मॉडल से तो इसको पहले आप पढ़िएगा, उसके बाद इसको कीजिएगा, ठीक। ये था 7वां प्रश्न। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उम्र वाला है, जिसमें इसका उम्र इतना है 5 वर्ष पूर्व इतना था तो कितना होगा। चलिए अब हम इसको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आयु से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न बताने के बाद आप लोग स्वयं उसको कर लेंगे,
कोई भी प्रश्न हो बस ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा कि कहाँ पश्चात लिखा है, कहाँ बाद लिखा है, कहाँ पहले लिखा है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? देखिए हम शुरू में ही बताए थे, जब ये चैप्टर शुरू किए थे तभी, कि किसी भी सवाल में जब दो चीज़ पूछा जाए तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल होता है, क्योंकि उसमें दो चर होते हैं। जब दो चीज़ पूछा जाए तो दो चर, और जब दो चर होगा तो इसी चैप्टर का होगा। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक पूछा जाएगा तो वो द्विघात का होगा। तो आगे है तो आगे बताएंगे। यहाँ देखिए इसमें दो चीज़ें, देखिए पिता पुत्र, पिता और पुत्र। तो पहले क्या करेंगे, माना पिता की आयु, पिता की आयु। देखिए वर्तमान पूछा है तो आप आयु लिखे चाहे वर्तमान आयु, बात सेम है। पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब कंडीशन पे आइए। यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहले शर्त में क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए पिता की आयु x है, पुत्र की y है। तो अब इसमें इसको हमको क्या करना है, इक्वल करना है ना। तो पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y की 5 गुनी है। तो देखिए पिता की अगर x है, यहाँ पर कह रहा कि जो x है वो इसके 5 टाइम्स के बराबर है, मतलब 5 गुना के बराबर है। इतना हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 5y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब आगे बढ़िए, कह रहा कि 15 वर्ष पश्चात। देखिए 15 वर्ष बाद भी कह सकता है, 15 वर्ष पूर्व भी कह सकता है, पहले भी कह सकता है। तो बस इसको लैंग्वेज को समझिएगा क्या बोल रहा है। तो लिखेंगे 15 वर्ष बाद या 15 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। तो देखिए जब 15 वर्ष पश्चात चलेंगे तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। अब समझिए, अगर किसी का वर्तमान आयु 5 साल है, कितना, 5 साल, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल। अगर किसी का अभी 20 साल है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर किसी का प्रेजेंट टाइम में x है तो 15 साल बाद x प्लस 15 होगा कि नहीं, x प्लस 15 होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हो जाएगा, x प्लस 15 पिता का हो जाएगा और y प्लस 15 पुत्र का हो जाएगा। x प्लस 15 y प्लस 15। तो अब कंडीशन क्या है, अब आएंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 3y प्लस 15। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 3 गुनी है। तो जब 3 गुनी का है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, जितना गुनी कहेगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 3y प्लस 45। अब क्या होगा, देखिए x 3y को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 45 है, इधर 15 है। तो 45 में से 15 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा 30, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। देखिए हम लगाएंगे विलोपन, तो x माइनस 5y इक्वल टू 0 एक नंबर, x माइनस 3y इक्वल टू 30 2 नंबर। अब क्या होगा, देखिए अब चूंकि ये
समान है, समान चिन्ह पे घटाने पर लगता है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, जब माइनस करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -5 + 3, -5 + 3 कितना होगा? -2। तो यहाँ से आ जाएगा -2y = -30, -2y = -30। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 15। 2 से जब इसको काटे तो कितना आया? 15। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, हाँ y का मान आ गया 15। अब यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखिए x बराबर है 5 × 15। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 75। तो जब इस टाइप से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अब क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पिता की आयु x वर्ष था, तो यहाँ से हो जाएगा पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु लिख सकते हैं, वर्तमान आयु 75 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 75 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना? 15 वर्ष। देखिए ये था आयु का क्वेश्चन। इस प्रकार से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले वर्तमान आयु को मान लेंगे, वर्तमान आयु को मानने के पश्चात जो भी कहेगा इसमें, जैसे पश्चात कह सकता है, पूर्व कह सकता है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसी क्वेश्चन के अनुसार लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक, ये था 8वां प्रश्न। देखिए 8 प्रश्न बता चुके हैं लगभग। इससे एनसीईआरटी का सब प्रत्येक प्रश्न और किसी अन्य किताब को अगर एफर्ट करते हैं उससे लगभग अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, समीकरण 2x + 3y = 8, 9x + ky = 36 के रेखाएं समपाती है, तो के का मान होगा। देखिए जब हम इसको बता रहे थे कि समीकरण में कौन कौन सा प्रतिबंध होता है, कैसे लगता है, जब उनके बारे में हम बता रहे थे तो हम बताए थे कि इस तरह से सवाल पूछेगा तो उसमें संपाती बोल देगा, समांतर बोल देगा और प्रतिच्छेदी बोल देगा। तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ से के का, पी का, टी का कोई भी पूछ सकता है, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 नंबर में, तो बोर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोर्ड के प्रश्न पेपर में। ठीक, चलिए देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको a1/a2, b1/b2, c1/c2 रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से a1 = 2, b1 = 3, c1 = 8, a2 = 9, b2 = k, c2 = 36। ठीक, अब क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2 2/9, b1/b2 3/k, c1/c2 8/36। ठीक, अब करना क्या है, देखिए इतना हो गया। अब हमको पता नहीं है कि इसमें क्या करना है, आगे कैसे होगा। तो अब यहाँ आएंगे हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं समपाती है। अगर रेखाएं समपाती है तो समपाती रेखा का प्रतिबंध क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ से अब लगाएंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है, इसलिए यहाँ से प्रतिबंध क्या लगेगा? रेखाएं समपाती है, इसलिए देखिए इसको नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जगह कम है तो लाइन में लिख देते हैं। इसलिए प्रतिबंध लगेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
इतना लगने के बाद अब हम इसको जो मैथमेटिकल है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 2/9 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 8/36। इतना करने के बाद एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखिए। दोनों के साथ अलग अलग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है। चूँकि आप लोग कहेंगे तो हम प्रूव करने के लिए दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो देखिए इधर से अगर करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2k इक्वल टू 27, के बराबर 27/2, के का मान आ गया 27/2। अगर मान लीजिए एक बार इसके साथ लें 3/k इक्वल टू 8/36। तो अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ से हो जाएगा 8k इक्वल टू 36 गुणे 3। अब देखिए k की वैल्यू आ जाएगी 36 गुणे 3/8। अब ये किससे कटेगा, 4 से। 4 दूना 8, 4 9 36, 9 त्रिक 27/2। तो अतः k की वैल्यू 27/2 होगी। ठीक, इस तरह से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने पूरे प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 तीनों प्रश्नावली से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखिए 9 बता चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे आगे। 10 क्वेश्चन बताने के बाद हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको पूरी तरह से इस चैप्टर को एकदम मक्खन कर चुके हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार से कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो रहा है, प्रश्न लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। तो जाइए सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। चलिए 9 प्रश्न करने के बाद अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। देखिए 10वां प्रश्न शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले कमेंट में जाकर अटेंडेंस लगाइए कि हाँ हमने देखा या फिर हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने में हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्या है, √2x + √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 3, 1 और 2 प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। अब कहेंगे अरे बाप ये कैसे होगा, ये तो यहाँ पर रूट आ गया। तो जब रूट आ गया तो डरना नहीं है ना घबराना है, करना क्या है ध्यान दीजिए। हम क्या बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x चाहे y की वैल्यू को निकाल कर दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए √2x + √3y इक्वल टू 0। अब हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, √2x इक्वल टू माइनस √3y, x की वैल्यू आ जाएगा माइनस √3 अपान √2y। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं। √2x + √3y इक्वल टू 0, पक्षांतर किए, x की वैल्यू निकालने के लिए √2 को नीचे ले आए। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, √3x माइनस √y इक्वल टू 0, इतना हो गया। √3 यहीं रहेगा, इस x के जगह पर ये पूरा वैल्यू उठकर आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। इतना सबको समझ में आ गया। अब करना ही क्या है भाई, इसमें बताए क्या थे, इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें और इसका करेंगे दोनों जगह। जब दोनों जगह हो जाएगा तो रूट नीचे से गायब हो जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा माइनस। अब देखिए किसी भी अंक का अगर रूट में है और उसी अंक से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो रूट हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3y। ठीक, यहाँ पर देखिए √2 का मल्टीप्लाई √8 में होगा, माइनस √2 का मल्टीप्लाई जब 8 में होगा तो √16 होगा कि नहीं, y इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0। ये बताइए ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। इस चीज़ में हम क्या किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई 8 में किए, 16 आ गया, रूट लगा दिए बस। अब क्या करना है, सबको पता होगा कि जब रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए कि जिसका वर्गमूल पूरा आसानी से निकाला जा सकता है तो डायरेक्ट वो संख्या लिखा जाता है। जैसे कैसे, अगर 9 आ जाए तो 9 का वर्गमूल 3, 16 आ जाए 16 का वर्गमूल 4, 25 आ जाए तो 5, 36 आ जाए तो 6, तो यहाँ कितना है 16, तो कितना आएगा 4, -3y -4y इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ये ऐड कैसे होगा, माइनस माइनस में ऐड करेंगे तो माइनस में ही आएगा। कैसे, मान लीजिए आप किसी के 3 रुपये कर्ज थे, माइनस का मतलब कर्ज से लीजिए, मान लीजिए आप किसी के 3 रुपये कर्ज थे, फिर जाकर 4 रुपये और ले लिए, तो बताइए कितने रुपये हो जाएंगे 7 रुपये। अगर कर्ज है तो माइनस में, तो -7y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू आएगा कितना, 0/-7, तो कितना आएगा 0। y की वैल्यू आ गया 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसमें जब पुट करेंगे ये बताइए यहाँ से आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। अतः x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होगा। ठीक, देखिए ये तो था आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का, एक तरह से समझ लीजिए 160 ही है। ठीक, क्योंकि इसमें जो है चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इसमें से लगभग 10 बताएं तो 8-9 ऐसा मान के चलिए जो कोई भी पेपर आप 10 का दे रहे हैं, चाहे बोर्ड का हुआ चाहे हाफ ईयरली ईयरली प्री बोर्ड कुछ भी, तो उसमें आना ही आना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसा है कि सेम टू सेम आ सकता है, हमें नहीं कहेंगे यही आ जाएगा, अंक बदल कर आ सकता है। ठीक, तो अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और देखिए जितना पढ़ाए हैं इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।